हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठे और स्वागत है आपका पवन वाग अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं यूनिट 2.4 के साथ। अब तक हमने यूनिट 1 के सभी जो 5-6 सेक्शंस थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, 6 सेक्शंस, और यूनिट 2 के भी 3 सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये चौथा जो सेक्शन है 2.4 द पुली नाम का, ये एक पोम है, एक कविता है जो जॉर्ज हर्बर्ट नाम के एक कवि ने लिखी है। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं इस कविता की वार्मिंग अप के साथ, ठीक है। और वार्मिंग अप के साथ जब हम आगे बढ़ने वाले हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गो थ्रू द फॉलोइंग इमेजेस एंड ट्राई टू लिंक देम विद आवर लाइव्स। चलिए, हमारे जीवन में ये जो जितने चित्र दिए गए हैं इनमें हमारे जीवन में इनका क्या संबंध है, इनको हमें दिखाना है इसमें। और कुछ चीजें भी वहां पर लिखी है। एक एक साइड में हमें पूरे पिक्चर्स दिए गए हैं और दूसरे साइड में हमारी लाइफ सिचुएशंस दी गई है। तो उन चित्रों को, उन पिक्चर्स को हमको उनके लाइफ सिचुएशंस के, हमारे लाइफ सिचुएशन के साथ मैच करना है, यही हमें एक्सरसाइज में कहा गया है। अब मैं इसमें चित्र तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं उनके नाम लिख सकता हूँ, है ना। पहले तो आउल है एक, उसे हम क्या कहते हैं, आउल को क्या कहते हैं, उल्लू, है ना। रोज, गुलाब, पेड़, ट्री। उसके बाद में उसको हम कहेंगे घने बादल, है ना, काले बादल कहेंगे हम उसको। घने बादल की बजाय हम उसे काले बादल कहेंगे, है ना। उसके बाद में गुच्छा है, फूलों का गुच्छा, है ना, फूलों का गुच्छा। अरे सॉरी, ये हिंदी में लिखना शुरू कर दिया मैंने। तो इसको हम कहेंगे डार्क क्लाउड्स, है ना। इसको कहेंगे बुके, BOQUET, बुके, है ना। चलो, उसके बाद में वाटर, और इसको हम अब सिर्फ पानी लिखते हैं क्योंकि वो नहर है। वैसे तो पहाड़ है, माउंटेन। और ये उसको हम कहते हैं डॉन, है ना। डॉन का मतलब होता है उगता सूरज, है ना। डॉन, उगता सूरज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको जो यहाँ पर लाइफ सिचुएशंस दी गए हैं उसमें है सॉरोफुल मोमेंट्स, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ, लाइफ, ऑनर, होप, ब्यूटी और विजडम, ये दिया गया है। तो ये आउल जो होता है इसको विजडम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। मतलब विजडम क्या होता है, देखिए, अब हमको ये बारीक चीजें समझनी चाहिए। हम क्लास 10 के स्टूडेंट होने के नाते हमको इन छोटी छोटी चीजों के बारे में जो फर्क होता है वो भी हमें जानना जरूरी है। अब विजडम क्या होता है, और देखिए, बहुत बार हम ये जो क्लेवरनेस, है ना, या फिर होशियारी वगैरह को हम विजडम कहते हैं। विजडम, विजडम क्या होता है, विजडम वो उस तरह की होशियारी होती है जो अनुभव के साथ आती है। मतलब सिर्फ किताब पढ़ने से जो होशियारी आती है उसे विजडम नहीं कहा जाता। विजडम वो चीज होती है जो आपके अनुभव से आप सीखते हो, और उसमें से फिर आप उसको अपने जीवन में लगाते हो, उसी को कहा जाता है विजडम। और आउल जो होता है वो विजडम का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, विजडम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। गुलाब को हम कहेंगे डिटर्मिनेशन, है ना, कि कुछ करने की नेशन। जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो वो करके ही रहते हैं, उसे कहेंगे डिटर्मिनेशन, ठीक है। ट्री क्या होगा, ट्री इज साइन ऑफ लाइफ, है ना, एक जीवन का उसे उदाहरण माना जाता है। डार्क क्लाउड्स क्या होते हैं, सॉरोफुल मोमेंट्स, है ना।
ठीक है, मतलब घने काले बादल छाए हुए हैं। हम कहते हैं ना कि भाई मेरे जीवन में तो बहुत घने काले बादल छाए हुए हैं, मतलब अभी मैं बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, तो सॉरोफुल मोमेंट। ओके, एक पुष्प गुच्छा होता है फूलों का, उसको हम कहते हैं, वो एक सुंदरता का प्रतीक हम उसको मान सकते हैं, ब्यूटी, है ना। अब वाटर जो है, नहर जो है, पानी पानी में बहुत ज्यादा ताकत होती है, तो उसे स्ट्रेंथ, है ना। देखिए बड़े बड़े बांध हो, कुछ भी पानी के आगे नहीं टिकता है। जब बाढ़ आती है तो सब कुछ बह जाता है ना। वो तो पत्थरों को काट कर पानी रास्ता बनाता है, तो फिर बाकी चीजों का क्या। माउंटेन, माउंटेन क्या, किस चीज का प्रतीक है? ऑनर, ऑनर, आत्मसम्मान, ऑनर, आपका, आपकी जो इज्जत है उसका प्रतीक माना। जो डॉन, ये होप, है ना। मुझे आशा की किरण हम कहते हैं ना, आशा की किरण कहते हैं, तो आशा की किरण क्या होती है? वही चीज, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल जो है वो हमसे क्या पूछना चाहता है ना। दूसरा सवाल है, यू मे हैव ऑफन इंडल्ज्ड इन टॉकिंग टू योरसेल्फ ऑडिबली। बहुत बार क्या होता है जीवन में, ये आपने भी अनुभव किया होगा कि हम खुद से ही बात करते हैं, और खुद से बात करते हैं मतलब मन में बात नहीं करते हैं। हम इस तरह से बात करते हैं कि वो हमें सुनाई भी देता है, मतलब बड़ी आवाज में, ऑडिबली मतलब जो हम सुन सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। ओ डियर, व्हाट डिडंट व्हाई डिडंट आई गेट अप सूनर। मैं जल्दी क्यों नहीं उठा? लेट मी फिनिश दिस क्विकली एंड देन आई विल बी फ्री। और फिर अपने आप से कहते हैं कि ठीक है, मैं ये खत्म कर देता हूँ और फिर मैं खाली हूँ। हाउ सिली ऑफ मी, व्हाई डिडंट आई थिंक इट बिफोर। कितना मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ऐसा हम अपने आप से कहते। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। अपने आप से जो बात करते हैं उसको हम कहते हैं मोनोलॉग्स, है, और इसको कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक, है ना, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ठीक है। अब इमेजिन एंड राइट मोनोलॉग्स सुटेबल इन फॉलोइंग सिचुएशंस। अब कुछ सिचुएशंस हमको दी गई है, उन सिचुएशंस के आधार पर हमको मोनोलॉग्स लिखने हैं, ठीक है। अब क्या मोनोलॉग्स है? पहली सिचुएशन क्या है? इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आपका बर्थडे है ना। इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक। तो आप खुद क्या अपने आप से कह रहे हो? ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। आई विल सेलिब्रेट इट ऑन ग्रैंड स्केल एंड आई कॉल ऑल माई फ्रेंड्स। मैं एक बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन करूंगा और उसमें मेरे सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। आई शल कॉल ऑल माई फ्रेंड्स and celebrate it on a grand scale, ठीक है। I shall call all my friends and celebrate it on a grand scale. बहुत बड़ा बर्थडे मनाऊंगा। You have been waiting long at the bus stop, है ना। अब दूसरा जो सिचुएशन है वो दिया गया है कि आप सिटी बस स्टॉप पर बहुत देर से रुके हैं, है ना। दूसरा, तो दूसरा जो है वहां पर आपको कहा जा रहा है कि आप रुके हो, बहुत देर से सिटी बस स्टॉप पर रुके हो और बस का इंतजार आप कर रहे हो। तो आप क्या कहोगे कि यार बस आएगी कि नहीं? विल द बस कम टुडे? एम आई गोइंग टू बी लेट? है ना, क्या मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा ना? इस तरह से, है ना। विल द बस कम टुडे? एम आई गोइंग टू बी लेट? आई एम डेफिनेटली, I am definitely going to be late today.
आज मैं बिल्कुल देरी से जाने वाला हूं, मुझे आज बिल्कुल देरी होने ही वाली है, ऐसा सोचते है ना। बस आएगी कि नहीं? हाँ, कब आएगी? मुझे तो आज बिल्कुल देर ही होने वाली है, मैं तो वक्त पर आज पहुंच ही नहीं सकूंगा, है ना, इस तरह से। तीसरा है योर फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर्ड टुमारो। अब ये जो सिचुएशन है, सबसे पहला अगर सवाल आप अपने आप से पूछते हो तो वो होता है व्हाट विल हैपन, है ना, क्या होगा, ये सवाल पूछते हो। क्या मुझे मेरी अपेक्षा के अनुसार मार्क्स मिलेंगे, नंबर आएंगे, है ना। सबसे पहला सवाल तो होता है कि भाई व्हाट विल हैपन, क्या होगा। विल आई स्कोर एज एक्सपेक्टेड, क्या मैं मेरी अपेक्षा के अनुसार मार्क्स ला पाऊंगा, वो आप अपने आप से पूछते हैं। हाँ, योर मदर हैज बीन चैटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ टेलीफोन, है ना, आपकी माँ बहुत देर से फोन पर बात कर रही है, आप क्या कहते हैं? व्हाट डज शी टॉक फॉर सो लॉन्ग, है ना, कि ये इतनी बात क्या करती है, क्या बात करती है इतनी देर, इतनी देर बात करना क्या कोई मजाक है? मतलब इतनी देर वो क्या बात करती है? यही आपके दिमाग में पहला सवाल आता है और वही आप पूछ लेते हो अपने आप से कि अरे इतनी देर ये क्या बात कर सकती है, मैं तो 5 मिनट में मेरी बात खत्म कर देता हूं, ऐसा। द पुलिस द मैकेनिकल डिवाइस, पुली क्या है? अब इसको पहले इसमें से हमको इसका मीनिंग भी पता करना है, इसका मीनिंग क्या है। और इसमें एक्सरसाइज में हमको पूछा गया है ट्राई एंड राइट डाउन प्लेसेस वेर इट कैन बी यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुली का क्या मतलब होता है? पुली का मतलब होता है ऐसा छोटा सा डिवाइस, या बड़ा भी हो सकता है, ऐसा डिवाइस, एक ऐसी क्या कह सकते हैं, एक ऐसा ऐसी चीज जिसकी वजह से काम में थोड़ी सी आसानी, इट इज काइंड ऑफ अ मैकेनिकल डिवाइस, है ना, काइंड ऑफ मतलब ऐसा उसमें कोई मशीनरी नहीं होती है, पर वो मैकेनिकल डिवाइस होती है जिसमें जो मैकेनिकल डिवाइस which makes hard tasks easy, जिसकी वजह से जो काम हमें मुश्किल लगते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल काम थोड़े से आसान किए जा सकते हैं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, देखिए पुली होता है चक्का, है ना, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना। देखिए इस तरह से यहाँ पर उसको होल है और इसमें शायद एक बेरिंग भी बिठाई जाती है ना, एक बेरिंग होगी और उसको इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से दिखेगी वो, इधर से आप सामने से अगर देखोगे उसको तो इस तरह से दिखेगी, जहां पर आपको यहाँ पर गड्ढा वगैरह होगा और जिसकी वजह से हम आसानी से काम कर सकते, जैसे कि एंड वेर इट कैन बी यूज्ड, वो एक चक्का होता है, छोटा सा चक्का होता है जिसके आधार से हम कुछ चीजें, जैसे हम बावड़ी में से पानी निकाल सकते हैं, है ना, मतलब वो जो पानी निकालने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल हम करते हैं, वो बकेट को बांधने के बाद उसको बकेट पानी में फेंकते हैं और फिर वो चक्के के आधार से हम आसानी से वो पानी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे कहा जाए पानी निकालने को तो बहुत मुश्किल होती है, पर चक्के के मदद से हम बहुत आसानी से पानी निकाल सकते हैं, तो वो थोड़ा हमारा काम आसान कर देता है। तो पुली होती है वो, है ना। वेयर कैन इट बी यूज्ड, अब उसके काम कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। नंबर 1, टू लिफ्ट हेवी लोड्स, जहां कहीं पर भी बहुत वजनदार वस्तुएं उठाने की जरूरत होती है, जैसे क्रेन में, है ना, जैसे हम
क्रेन्स में उसको इस्तेमाल करते हैं। बड़ी मतलब बहुत ही वजनदार चीजों को उठाने के लिए पुली का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा हम वो कर सकते हैं पुली का इस्तेमाल, फेच वाटर फ्रॉम वेल। ठीक है, बावड़ी में से पानी निकालने के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तीसरा उसका उपयोग हम कर सकते हैं कि मेरी गो राउंड में, है ना, मेरी गो राउंड जो झूला होता है ना, झूला हो या फिर कुछ कुछ ऐसी चीज होती है खेलने की, बच्चों के खेलने की गार्डन में जो चीजें होती है वहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है बेरिंग लगाकर, क्योंकि उसके ऊपर भी बाकी सारी चीजें घूमेगी। तो इस तरह से पुली का हम यूज कर सकते हैं। पुली के यूज से हम इतने सारे काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं हमारे कवि के बारे में कुछ जानकारी। जॉर्ज हर्बर्ट, ये दिस ही इज अ पोएट। जॉर्ज हर्बर्ट 1593 टू 1633, 1593 टू 1633। अब देखिए, मतलब कम से कम आज से 400 साल पहले ये कवि हो चुके हैं। वॉज अ वेल्श पोएट। अब ये वेल्श क्या होता है, वेल्श क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। तो वेल्श क्या होता है, एक देखिए, अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम तीन भागों से बटा है ना, तीन भागों में बटा है। एक है इंग्लैंड, दूसरा है आयरलैंड और तीसरा है वेल्स, है ना। तो वेल्स का एडजेक्टिव है वेल्श। ठीक है, वेल्श, ही इज अ वेल्श। ही वॉज अ प्रिस्ट बाय प्रोफेशन। अब देखिए, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो एक प्रिस्ट थे, पादरी जिसको हम कहते हैं ना, चर्च में जो होते हैं पुजारी, चर्च में जो पुजारी होते हैं उनको पादरी कहते हैं चर्च में, है ना। चर्च में जो पादरी जो पुजारी होते हैं उनको हम पादरी कहते हैं, प्रिस्ट, है ना। तो ही वॉज अ प्रिस्ट बाय प्रोफेशन, वो तो एक पुजारी थे। He wrote religious poems with a lot of imagery and conceits. और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है जिनमें उन्होंने बहुत सारी इमेजरी और कंसीट्स यूज किए हैं। अब ये इमेजरी क्या होती है और कंसीट्स क्या होती है, चलिए, अब वैसे देखा जाए तो ये दोनों भी चीजें लगभग समान है, लगभग, एकदम तो नहीं पर लगभग समान ही। इमेजरी क्या होती है, इमेजरी होती है एक ऐसी चीज जो जिसको हम कह सकते हैं कि शब्दों से चित्र तैयार करना, शब्दों से चित्र बनाया जाता है। शब्दों से चित्र मतलब वो चित्रकारी की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे शब्द कवि उपयोग में लाता है जिससे हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप एक चित्र बनने लग जाता है, इमेजरी क्रिएट हो जाती है। इमेजेस, जो इमेज क्रिएट करती है उसको हम कहेंगे इमेजरी, शब्दों से। और कंसीट क्या होती है, कंसीट वही होता है कि जिसमें कुछ तुलना करके ऐसे चित्र को उभारा जाता है ना। कंसीट मतलब ऐसे चित्र को उभारा जाता है तुलना के आधार पर, है ना। द पोम एग्जिबिट्स अ स्ट्रेंज बट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर्स। अब ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता जो है, वो एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही किसको क्या हम कह सकते हैं, अनयूजुअल, बहुत ही अविश्वसनीय ऐसी रिलेशनशिप, है ना। ऐसा एक क्या कह सकते हैं, नाता, है ना, प्रभु
और उसके भक्तों के बीच का नाता, है ना। मतलब वो क्या कर रहे हैं इस कविता में, वो जो भगवान होता है, जो गॉड होता है, खुदा होता है, कुछ भी कह लीजिए उसको, उसके साथ उसके भक्तों का जो नाता होता है, एक रिश्ता बन जाता है, वो बहुत ही अलग तरीके का टू वे रिलेशनशिप है। कैसे है? इट इज दोहरा रिश्ता है। मतलब दोनों तरफ से है। अगर यहाँ पर गॉड है और यहाँ पर वर्शिपर्स है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्शिपर्स को ही गॉड की जरूरत है, तो गॉड को भी वर्शिपर्स की जरूरत है। तो इस तरह से वो दोहरा रिश्ता है दोनों के बीच, है ना। दोनों को भी एक दूसरे की जरूरत है। टू वे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एज हिज वर्शिपर्स। Though he has bestowed his worshipper with all his blessings, somewhere he holds them up with a pulley drawn to be grateful to him in all our endeavor. और यहाँ पर वो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि भगवान ने इंसान को सब कुछ दे दिया, ठीक है। ब्लेसिंग, समवेयर ही होल्ड्स देम अप ग्रेटफुल इन ऑल देयर एंडेवर। एंडेवर का मतलब क्या होता है? एंडेवर, ENDEAVOUR, है ना। एंडेवर का मतलब क्या है? हमारे कोशिशें, या फिर जो भी कार्य हम करते हैं ना, हमारे सारे कार्य, है ना। तो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि भगवान और इंसान में एक ऐसा रिलेशन है जहां पर भगवान ने इंसान को सभी कुछ दे दिया है, पर ये सब कुछ देते हुए भी उसने एक चीज ऐसी हमारे साथ में बांध कर रखी है, ऐसी पुली उन्होंने जोड़ कर रखी है कि वो अपने भक्तों को या फिर उनके वर्शिपर्स को हमेशा ही अपने हर एक कार्य में, हम अपनी हर एक कोशिश में वो भगवान को याद करते हैं। इस तरह की एक अदृश्य ऐसी डोर उन्होंने अपने भक्तों को बांध कर रखी है। ऐसी डोर में, अदृश्य ऐसी डोर में उन्होंने अपने भक्तों को बांध कर रखा है कि हर एक कार्य करते समय, हर एक काम करते समय उन भक्तों को, उनके दिमाग में भगवान का ही विचार आता है, ठीक है। God gives so many precious gifts to the devotee, but at the same time God also expects something in return. यहाँ पर कवि कह रहे हैं, अभी देखिए, ये आज के किसी को ये चीज नहीं अच्छी लग सकती, या फिर किसी को ये चीज, कोई कह सकता है कि भाई ये कुछ भी कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है किसी किसी को। पर वो कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि भले ही भगवान ने इंसान को सब कुछ दे दिया है, भगवान ने इंसान को सब कुछ दे दिया है, पर बदले में भगवान की कुछ अपेक्षाएं हैं। क्या कह रहे हो? कि ऊपर वाले ने हमको तो सब कुछ दे दिया है, गॉड कहो, खुदा कहो, प्रभु कहो, ईश्वर कहो, ईश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया है, पर ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ दे करके हमें भूल गए हैं, या फिर सब कुछ दे करके वो भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ देने के बाद उनकी भी कुछ अपेक्षाएं हमारी ओर से है, और वो अपेक्षाएं क्या है, ये अब हमको देखना है। What does he expect? Why does he withhold? और अगर वो सब कुछ हमको दे रहे हैं, तो कुछ चीजें उन्होंने क्यों रखी है अपने पास? विथहोल्ड मतलब, withhold means didn't give, didn't give, withhold means didn't give, मतलब उन्होंने कुछ चीजें अपने पास रखी है। कुछ चीजें अपने पास क्यों रखी है? What does he expect? उनकी अपेक्षा क्या है? है ना। ईश्वर हमको इतना सब कुछ दे चुके हैं, पर फिर भी कुछ चीजें उन्होंने अपने पास रखी है। ईश्वर ने हमको सब कुछ तो दे दिया है, बहुत कुछ दे दिया है, पर उसके बदले में उनकी अपेक्षा क्या है?
ये हमको इस कविता से जानना है। The pulley shows how God lifts man towards himself with the pulley of restlessness. अब ये जो पुली की बात कवि कर रहे हैं वो पुली है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मतलब असंतोष। रेस्टलेसनेस क्या है? असंतोष है, समाधान असमाधान है ना? असंतोष है, असमाधान है। तो जो पुली की बात कवि कर रहे हैं, जिस पुली के जिस पुली से वो हमें जकड़ कर रख रहे हैं, उस पुली को, वो कोई पुली मतलब कोई ऐसी चीज वस्तु नहीं है, तो वो पुली एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी भावना है जो उन्होंने इंसान को प्रदान की है, और वो भावना है असंतोष, असमाधान की भावना। और इसी असंतोष या असमाधान की भावना से ही भगवान ईश्वर प्रभु हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि कहने का मतलब तात्पर्य उनका ये है कि ईश्वर तो हमें सब कुछ दे चुके हैं, ईश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया है, पर सब कुछ देते हुए भी उन्होंने एक चीज ऐसी भी दे दी है हमें सब कुछ देने में, कि जिसकी वजह से बार बार हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, बार बार हम उसको याद करते हैं, बार बार उसको हम विनती करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। और वो चीज है, दूसरी तीसरी कोई चीज नहीं है, वो है असंतोष, वो है असमाधान। हमारे जीवन में अगर असंतोष, असमाधान न होता तो क्या हम भगवान को याद करते? अभी सभी लोगों के लिए ये सवाल ठीक नहीं होगा। कुछ लोग तो जरूर है ना? कुछ लोग तो भगवान को किसी बिना किसी अपेक्षा के ही याद करते हैं, उनका जीवन ही उनको समर्पित होता है। पर कुछ लोग सिर्फ संकट की घड़ी में, असमाधान, असंतोष की घड़ी में ही भगवान को याद करते हैं, और इसीलिए कवि कहते हैं कि वो रेस्टलेसनेस, असंतोष, असमाधान इस एक ऐसी पुली है, एक ऐसी चीज है, किसी डोर है जो उन्होंने इंसान के अदृश्य रूप से इंसान से बांध दी है, और जिसको खींचते ही वो उसको भगवान का स्मरण, ईश्वर का स्मरण हो जाता है। ठीक है? What is distinctly metaphysical about the poem is that religious notion is conveyed through a secular scientific image. ठीक है? अब ये जो चीज यहां पर आई है, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल है ना, है ना? ये मेटाफिजिकल जो होता है, ये मेटाफिजिकल क्या है? तो मेटाफिजिकल एक ऐसी चीज है, फिजिकल मतलब क्या है? हमारे शारीरिक, है ना, शारीरिक तौर पर। मेटाफिजिकल शरीर से उठ करके ऊपर की ओर, है ना? तो ये व्हाट इज मोर मेटाफिजिकल अबाउट द पोएम इज दैट इट कंपेयर्स, मतलब इसमें जो तुलना की गई है, जैसे कंसीट, यहां पर मैंने यूज वर्ड किया था ना, कंसीट, कंसीट जो यूज किया था, तो उसमें क्या कहा था मैंने? तुलना। तो कंसीट, यहां पर तुलना किस चीज की गई है? एक एक जो हमारी जो आध्यात्मिक भावना होती है, आध्यात्मिकता की, और आध्यात्मिकता और उसको क्या कहे उन्होंने? साइंटिफिक इमेज, सेक्युलर साइंटिफिक इमेज, है ना? साइंटिफिक, वैज्ञानिक इमेज, है ना? इमेज का मतलब होता है एक प्रतिमा, वैज्ञानिक प्रतिमा से, मतलब हमारे रिलीजियस थॉट्स जो होते हैं, हमारे जो धार्मिक या आध्यात्मिक जो हमारे विचार होते हैं, उनको उन्होंने तुलना की है उनकी साइंटिफिक एक डिवाइस से, है ना? यहाँ पर साइंटिफिक इमेज की बजाय हम डिवाइस कहेंगे इसको, है ना? डिवाइस से मतलब देखो, उन्होंने आध्यात्मिकता और साइंटिफिक डिवाइस दोनों की तुलना की है ना? पुली किस चीज को कहा गया है? पुली तो आध्यात्मिकता में, है ना, हम कहते हैं ना संतोष, असंतोष की भावना, उस तरह से। तो उन्होंने असंतोष की भावना को ही पुली कहा है, तो इस तरीके से उन्होंने इसको और ज्यादा मेटाफिजिकल बना दिया है। मेटाफिजिकल का मतलब होता है हमारे शरीर से उठ करके ऊपर की ओर, है ना? ठीक है? तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय।